Hello everyone, welcome to our Insta live chat. Today our guest is Mr. Rahul Sharma. So कुछ लोग ज्वाइन कर ले, फिर उसके बाद हम अपने गेस्ट को ऐड करेंगे आज. आई होप सभी लोग अच्छे होंगे. हाय अमी राजा, हाय राठौर प्रिंस, कैसे हैं आप लोग? थोड़ी सी ऑडियंस ज्वाइन कर ले, फिर हम अपने गेस्ट को ऐड करेंगे इसमें. आई होप आप सभी ने हमारी वेबसाइट ज़रूर देखी होगी, वेबसाइट विज़िट की हुई होगी. तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी के फॉरेस्ट सर्विसेज के टॉपर मिस्टर राहुल शर्मा से, जैसा कि आप सभी को पता है. और मैं बस उनको थोड़ी सी देर में ऐड करूँगा. आप लोग इस चैट की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और फिर हम इस चैट को आगे बढ़ा पाएँ. तो तब तक मैं हमारे गेस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ ऐड होने के लिए. तब तक आप लोग इस चैट की लिंक शेयर कर दीजिए. जी सैंडी गुरु बोल रहे हैं, बोलो कुछ. सैंडी जी, अभी हम अपने गेस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. हेलो. या राहुल सर, वेलकम ऑन एमपीपीएससी क्लब. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ. तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि आपने हमें अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें थोड़ा सा टाइम दिया. तो आज सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आया है हमारे व्यूवर्स से, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम जो होता है, इसका मॉड्यूल कैसा होता है, किस तरीके का ये एग्जाम है, थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिए. हाँ, देखिए, जो एमपीपीएससी का फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है, उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम तो सेम होता है. मतलब जो हम सिविल सर्विस का एग्जाम होता है वही प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है. बस डिफरेंस कहाँ आता है कि इसमें जो सीसेट पेपर 2 प्रीलिम्स होता है उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं और दोनों को मिला के जो मेरिट बनती है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट होता है और इसी कारण इसकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट अलग बनती है फॉर मेंस. अब अपन मेंस की बात करते हैं तो मेंस भी ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया है. पहले सब्जेक्टिव होता था, बट फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव हो चुका है. तो ऑब्जेक्टिव में इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. 2-2 घंटे के ऑनलाइन एग्जाम होता है. ये 100 क्वेश्चन हर एक पेपर में होता है. और पहला जो पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का पेपर रहता है और जो दूसरा पेपर होता है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का होता है. और इसके बाद जो हमारा इंटरव्यू रहता है जो 50 मार्क्स का रहता है. और उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस के लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल और मेडिकल. इसमें हमको 25 किलोमीटर जो रहता है वो लगभग 4 आवर्स में कंप्लीट करना होता है और मेडिकल एग्जाम. तो ये पूरा इसका प्लान ऑफ एग्जाम है अगर आपको इस सर्विस में जाना है. ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि प्री के दोनों पेपर्स के मार्क्स ऐड होते हैं इसकी मेरिट लिस्ट में. तो जो सीसेट होता है, सीसेट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना होता है स्टूडेंट को. तो सीसेट के लिए क्या प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपेयर करें? ये बहुत कम रिसोर्सेज मिलते हैं हमें फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम के लिए. तो ये रिसोर्सेज कहाँ से जुटाएं स्टूडेंट्स? देखिए, सीसेट में जो हमारा एमपीपीएससी का होता है उसको अगर अपन सेक्शन वाइज देखें तो उसमें मैथमेटिक्स होता है, जो पॉइंट होता है ना. उसके बाद रीजनिंग होता है, फिर उसके बाद हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है और कुछ हिंदी के सवाल होते हैं. इस तरह से हमारा पैटर्न रहता है. तो मैथमेटिक्स के लिए आप मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल अच्छी बुक है, तो उसको प्रेफर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए. इनफैक्ट रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल आती है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं यही कहूँगा. फिर जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो काफी अच्छे पैसेज आते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं. तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर बुक मैं नहीं बता सकता,
बट वो आपकी रीडिंग हैबिट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आप कितना रीड करते हैं, आप कितना अच्छे से समझते हैं कोई भी आर्टिकल को। तो मेरे हिसाब से रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल स्टडी मटेरियल कुछ अगर अवेलेबल होता है जैसे ऑनलाइन, तो मैं पर्टिकुलर बुक उसके बारे में मतलब कोई उतना मुझे इतना स्टैंडर्ड बुक लगा नहीं। बाकी जी इसके लिए आप जो भी इसका बुक आता है क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल, अरिहंत वगैरह का आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसेट पेपर 2 में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्कोरिंग होता है और आपको स्मार्टली आपको चाहे रीजनिंग हो उसमें बहुत स्मार्टली वर्क करना होता है आपको, तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जी जी। एज एग्जाम के लिए बहुत कम रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो इंटरनेट पे डिपेंड रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इंटरनेट क्या रोल प्ले करता है इस एग्जाम में? जी इंटरनेट आपने जैसे सही कहा, बहुत ज्यादा रोल इसमें इंटरनेट का है, क्योंकि रिसोर्सेज इसके है नहीं। बट कहीं ना कहीं अगर रिसोर्सेज नहीं है ना, तो ये कंपटीशन को मतलब वो कर देता, इवन आउट कर देता। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग या पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा वो मिलेगा बेनिफिट। अगर कोई लिटरली इसमें मेहनत कर रहा है तो इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप कोचिंग वगैरह अभी तक उतना डेवलप हुआ नहीं एक्सपर्टाइज, तो इसमें या इंटरनेट आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको बस क्या करना है, इसको सिलेबस को आपको ब्रेक करना है। इसमें मतलब मेंस के लिए मैं यही बोलूंगा कि इसको आप सिलेबस को आप ब्रेक कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में और उनको प्रिपेयर कीजिए। और उनसे बहुत बेसिक्स आते हैं इसमें। देखिए जो मेजर जो रहता है सिलेबस का पार्ट है साइंस का है, जो पेपर 2 है ना, वो या बहुत ज्यादा उसका वेटेज सबसे ज्यादा है और उसी में एक एस्पिरेंट अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो उसके लिए जी। आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं रिसोर्सेस बताऊं अभी या फिर आप और कुछ आप इंटर मुझे आप इंटरनेट। रिटर्न मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा वो। जी 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 जी, आप तो इंटर जो हाँ तो रिसोर्सेस आपने यूज करे हों या जो आप रिकमेंड करें, वो आप मुझे हाँ मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, और जैसा आपने पूछा इंटरनेट, तो इंटरनेट में इसका बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि काफी टॉपिक्स जो मैं आपको रिसोर्सेज में नहीं मिलेंगे, जो रिसोर्सेज बुक्स मैं रेफर किया हूँ उसमें आपको नहीं जी मिलेंगे। उसमें आपको इंटरनेट यूज करना है, खासकर साइंस टेक्नोलॉजी का बोल रहा हूँ। और इंटरनेट में भी कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे बायोलॉजी है, अब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा तो आजकल तो जी ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उससे अच्छा आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इंटरनेट का मैं तो ये जी। बोलूंगा बहुत ज्यादा मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जॉब के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितने घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए? बहुत अच्छा है ये एग्जाम। मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनके पास टाइम कम है, उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। आपको सबसे बड़ी बात है, आपको रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो आपका काफी टाइम खा जी जाता है। और रिटर्न में आपको पढ़ना भी बहुत ज्यादा पड़ता है। पढ़ना तो इसमें भी बहुत पढ़ना पड़ता है, बट उसमें आपको रिकॉल करने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो टाइम जी मैनेजमेंट ये बोलूंगा कि मेंस के जब प्री का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अगर देखा जाए तो 2-3 महीने रहता है। तो आपने पहले से थोड़ा बहुत तैयारी किया है तो 2-3 महीने सफिशिएंट रहता है। तो जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं और अभी से करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर वो डेली 2 से 3 घंटे दें तो, और अगर काफी अभी टाइम है, जैसे एग्जाम में 6 महीने हैं, जो भी 6 महीने पहले स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, कोई साल भर पहले स्टार्ट करता है, तो मेरे ख्याल से 2-3-4 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर आप दे रहे हैं और तो काफी अच्छे से जॉब के साथ कर सकते हैं। और इसका सिलेबस ऐसा है, जी। बहुत जनरल है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो आपको इंटरेस्टिंग भी है इसकी प्रिपरेशन। और सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आपकी सर्विसेज कितना डिफरेंट रहती है? किस तरीके का नेचर है इस जॉब का? क्या जी चैलेंजेस फेस करने होते हैं आपको जॉब के दौरान? बिल्कुल, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बताऊंगा। देखिए हम लोग जब गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो हर किसी का एस्पिरेशन रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जी जाने का। हर किसी की बिल्कुल। टॉप प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव रहती है, ठीक है, क्योंकि या उसमें वो पावर है, ग्लैमर है। बट मैं एक चीज बोलूंगा, फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको आना है तो मैं कहूंगा वो एप्टीट्यूड लेके आए, वो एटीट्यूड लेकर आए फॉरेस्ट सर्विस का। बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं तो आप यू आर वर्किंग फॉर द सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम, द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसके सर्वाइवल के लिए वर्क करना। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट सर्विस में हो देन यू आर वर्किंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ इटसेल्फ। मतलब जो हम लोग अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सर्व द प्लेनेट अर्थ। तो या बहुत नोबल सर्विस है ये। तो ये आपको एक जो अलग सेटिस्फेक्शन देगी, है ना। और जहां तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे तो इसमें वर्क प्रेशर कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कम होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फायर फाइटिंग होती है, हर तरह का जी वर्क होता है, बहुत बिल्कुल ज्यादा लोड बिल्कुल। होता है। यहाँ पर हमको एक टेरिटरी मिलती है, जैसे एज रेंज ऑफिसर आपको रेंज मिलती है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक रेंज हो सकती है, 2 रेंज हो सकती है, डिपेंडिंग, काफी बड़ा एरिया रहता है। और आपको वहां पे
दो तरह के काम करना होता है, एक प्रोटेक्शन का, एक डेवलपमेंट का। प्रोटेक्शन का जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, वेदर इट इज वाइल्ड लाइफ और द फॉरेस्ट प्लांटेशन, उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। और दूसरा होता है डेवलपमेंट का, तो जहां जहां हमको जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको हम खुद डेवलप करते हैं, प्लांटेशन है या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और फिर उनको हार्वेस्ट करके सेल करते हैं। तो कुल मिला के ये सस्टेनेंस और जो अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो फॉरेस्ट सर्विस जो फॉरेस्टर होते हैं, दे आर द प्राइम जॉब मूवर्स। चैलेंजिंग है। यस यस, जॉब चैलेंजिंग है, हाँ, काफी अच्छा जॉब है, एडवेंचरस जॉब है ये कह सकते हैं। एडवेंचरस जॉब है। आपको इस जॉब में मजा आएगा बहुत, मतलब आपको कभी लगेगा नहीं कि आप ये जॉब सिर्फ जॉब के लिए कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ, मैं माई पार्ट ऑफ लाइफ लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जीवन में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या फिर कुछ इस तरह से वो फील आएगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव में ग्लैमर है, पावर है, बट यहाँ पे सेटिस्फेक्शन। श्योर। 2018 में मेंस ऑब्जेक्टिव होने लगा है, उससे पहले सब्जेक्टिव कन्वेंशनल वे में हो रहा था। तो 2018 के बाद अब आगे भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी, नया प्लान कोई हो आपके अकॉर्डिंग, आप स्टूडेंट को जो सजेस्ट करना चाहें? जी जी जी, देखिए मैं यही बोलूंगा कि इसका जो दो पेपर है मेंस के, तो पेपर 1 जीएस है, उसका प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं। आपने जो प्रीलिम्स निकाला है और मोर और लेस वही पैटर्न रहता है, तो वो आप तो सेम रहता है या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है? मोर और लेस इसका सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चन थोड़े बहुत उतने ज्यादा डेप्थ में जैसे करंट अफेयर्स एमपी का उतना नहीं आता है, तो मोर और लेस सेम रहता है। स्टैटिक पार्ट काफी ज्यादा है, उसमें स्टैटिक है, करंट अफेयर्स उतना ज्यादा नहीं आता है, स्टैटिक ज्यादा है। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि आप क्या आपके आसपास देख रहे हैं। और फिर जो पेपर 2 है, उसमें आप अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। उसमें आप देखिए, एक रहता है फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है, फिर एक साइंस वो टेक्नोलॉजी है, और एक है लास्ट जो है वो इन्वायरमेंट है। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं, आप इनको ब्रेक कीजिए और इनको प्रिपेयर कीजिए। आपको सबसे अच्छी बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस हर का निकाल के रखना है। आप पढ़ने जा रहे हैं, हर एक टॉपिक का सिलेबस आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे आपको क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके लिए बेसिक रिसोर्सेज वही एनसीईआरटी वगैरह ही है, और नेट, और आपको नोट्स बनाने हैं। ये अगर आपने ये काम कर लिया, इसमें सबसे अच्छी बात है सिलेबस में बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है, इसमें वेग सिलेबस नहीं है, काफी स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने स्पेसिफाई किया है। फिजिक्स का ये टॉपिक है, बायोलॉजी का ये टॉपिक है, तो आपको वो टॉपिक अपने को ज्यादा ज्यादा एक पेज में, आधे पेज में जैसे जैसा टॉपिक है उसमें प्रिपेयर करना है और नोट्स बना के रखना है। और ये जब आपने नोट्स बना ले तो आपका आधा काम खत्म हो गया, और आपको फिर इसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से अगर स्ट्रेटेजी रखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप इसमें। सर साइंस किस लेवल तक पढ़ना है? मतलब एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो वो 12th लेवल तक पढ़ना है या 10th लेवल तक ही सफिशिएंट है, या फिर कोई रेफरेंस बुक, जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, शंकर आईएएस की एक बुक है एनवायरनमेंट की, तो वो कितना इफेक्टिव है इस एग्जाम के लिए? जी जी, मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। जो साइंस के लिए आपको 12th लेवल का ही पढ़ना है, और मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि एनसीईआरटी आप 10th और 12th की पढ़िए। 10th की एनसीईआरटी तो साइंस की एक ही है, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग हो जाती है। तो यही पढ़ना है आपको, इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है। इनफैक्ट हिंदी मीडियम के लिए एमपी बोर्ड की बुक्स भी आप 10th की पढ़ सकते हैं, प्लस फिजिक्स के लिए युगबोध की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाने के लिए परीक्षा वाणी अच्छी बुक बताते हैं हिंदी के लिए। मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे साथ में जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उन्होंने परीक्षा वाणी अच्छा बताया। फिर आपने शंकर आईएएस की बात की, वो बहुत अच्छी बुक है इन्वायरमेंट के लिए, और इन्वायरमेंट में काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसलिए शंकर आईएएस इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी है। और जो हिंदी मीडियम के उनके दृष्टि की आती है और एक परीक्षा वाणी की आती है, ये अपने आप में काफी सफिशियंट बुक है। सर शंकर आईएएस के अलावा अगर आप कोई और कोचिंग का मटेरियल रेफरेंस, अगर आप जैसे आपने प्रिपेयर किया था, तो कोई रेफरेंस अगर देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए? शंकर आईएएस के अलावा अगर मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस रिकमेंड किया क्योंकि उसका बुक अच्छा है। अगर उसके अलावा मैं बताऊं तो फिर एनसीईआरटीज में इकोलॉजी वगैरह एनवायरनमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोचिंग में दूसरा मैं सजेस्ट अभी नहीं कर पाऊंगा, जीएस स्कोर का मुझे एनवायरनमेंट अच्छा लगा था। बाकी आप हमारे एक यूजर पूछ रहे हैं, सूर्य प्रताप, हाउ टू मैनेज बोथ प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट। तो दोनों में जो जाना चाहते हैं, जिनके दोनों में एस्पिरेशन है, उनके लिए कोई अलग स्ट्रेटेजी बनानी है इस एग्जाम के लिए, या फिर उससे सफिशिएंट है? देखिए, ये दोनों एग्जाम आप बिल्कुल साथ में कर सकते हैं, और आपको ज्यादा टाइम नहीं। मैंने बोला कि जब से आप पहले से तैयारी कर रहे हैं 6 महीने या साल भर से, तो आप थोड़े थोड़े दिन में 1 घंटे आप, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको सिर्फ पेपर टू पे ही वर्क करना है, बहुत लिमिटेड सिलेबस में बता चुका हूँ। तो आप दिन में 1 घंटे आप कुछ कुछ टॉपिक्स उठा के आपके नोट्स बनाते रहिए। अगर आपके नोट्स बन गए तो ये समझिए आपकी तैयारी पूरी है। सिविल सर्विसेज के बाद अगर आप के पास कम टाइम भी बचता है, 15 दिन 20 दिन, तो आप उसको रिवाइज करके दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से ठीक। 1 महीना काफी है इसके लिए, आप दोनों साथ में तैयारी मतलब कर सकते दोनों हैं थोड़ा। दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं साथ में? बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा टाइम आप देते रहें उसको, 1 1 घंटा डेली, ठीक क्योंकि इसका सिलेबस बहुत है। स्पेसिफिक है। एज एमपी इज ऑल्सो फॉरेस्ट स्टेट, सबसे ज्यादा जंगल हमारे यहाँ है, तो यहाँ इस चीज का कितना इफेक्ट रहता है? एमपी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस एमपी के फॉरेस्ट से रिलेटेड आते हैं? हाँ, तो ये पेपर 1 में जीएस में एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन फॉरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये कहूँगा जैसे 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस, 15 to 20 क्वेश्चंस आपके एमपी से रिलेटेड आ जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। तो एमपी इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली एमपी का फॉरेस्ट से रिलेटेड, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया था कि न्यू जो भी फॉरेस्ट सर्वे लेटेस्ट था उसमें कितना एरिया है, फिर एमपी में कौन सा ट्री है जो सोशल फॉरेस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं। और अवेयर बहुत रहना जरूरी है कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट पॉलिसी कैसी चल रही है। थोड़ा बहुत बेसिक अवेयरनेस है ना, तो आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फॉरेस्ट सर्विस में जाने से पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में पहले से ही पता बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल आपको ठीक। पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या कितने हैं, क्या क्या अपने प्रोडक्ट्स हैं, मेजर प्रोडक्ट्स, माइनर प्रोडक्ट, क्या क्या वाइल्ड लाइफ है। आपको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आपको एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है। जी। तो कोई आप अपनी फेवरेट बुक बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, कोई आपने अभी रिसेंटली पढ़ी हो नोवेल या फिर कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहें? अच्छा, फेवरेट वैसे तो बुक फेवरेट मेरी मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी काफ़ी अच्छी लगी थी। और महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये मेरी अच्छी बुक है। लेकिन रिसेंटली मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक बुक खत्म की, फीस्ट ऑफ वल्चर्स करके है, जो कि जोशी या। जोसेफ करके एक जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी रिनोन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है। तो ये बुक है फीस्ट ऑफ वल्चर्स, ये इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन मैनिपुलेट करता है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम इसको मिसयूज करता है, कैसे जो भी वेरियस हमारे यहाँ जो भी मतलब डेमोक्रेसी की जो भी कमियां हैं वो उसमें बताई गई हैं कि क्या किस तरह से इस सिस्टम को मिसयूज करके एक तरह से गिद्धों, फीस्ट ऑफ वल्चर मतलब गिद्धों का भोज, तो कैसे बांट के खाया जा ठीक। रहा है। और जो डेमोक्रेसी एक तरह से वो एक मिथ है, मतलब बहुत अच्छी बुक लगी, उन्होंने हर तरह से बहुत डिटेल में समझाया। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, तो ये बुक पढ़नी चाहिए, उसको मैं रिकमेंड करूंगा। एक यूजर शिवम भार्गव पूछ रहे हैं, सर लगातार मोटिवेटेड कैसे रहें? ये बहुत सारे यूजर्स पूछते हैं कि सर हमें 2 3 दिन बाद ऐसा लगने लगता है कि हम अब नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं, गिव अप का एक थॉट आ जाता है मन में। तो इससे ओवरकम कैसे करें, इससे मोटिवेटेड कैसे रहें? देखिए, ये एग्जाम जो है, सिविल सर्विसेज कह लो, फॉरेस्ट सर्विसेज, ये आपके पेशेंस का टेस्ट बहुत ज्यादा है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, आप उस लेवल पे हैं जहाँ पे कुछ लोग 5 10 हज़ार लोग फाइट कर रहे हैं, उस लेवल पे तो हैं, पर आप पेशेंस जिसमें है वो आगे चल के सिलेक्ट होता है। तो उसके लिए मोटिवेशन ये है कि मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मैं कैसे मोटिवेटेड रहा हूँ। कि मैं तो यही सोचता हूँ कि एक लाइफ जो है, अपने को एक लाइफ मिली हुई है, जानवर भी लाइफ जी रहे हैं, पेड़ पौधे भी लाइफ जी रहे हैं, कुछ ना कुछ वो जरूर करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट हर कोई नहीं कर पाता है। तो ये शॉर्ट लाइफ है, हमें अगर कुछ डिफरेंट करना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही लाइफ मिली है, कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ बदलाव करके जाना है, जिससे लोग हमें याद रखें और हमें सेटिस्फेक्शन मिले। यही सबसे अच्छा मोटिवेशन आप अपने दिल में ही रखें, तो उससे आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। जब भी आप डाउन हो, सर ये एक सोचें यूजर पूछ रहे हैं, डेकॉइट्स का खतरा तो नहीं है अब फॉरेस्ट की नौकरी में? वो जो माफिया रहता है उसका खतरा तो अब कम हो गया है या फिर अभी भी क्या चैलेंजेस उनके सामने फेस करने पड़ते हैं आपको? देखिए, अब डेकॉइट्स पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहे हैं, चाहे वो चंबल एरिया में हो या फिर जहाँ भी एरिया में। बट ये है कि माफिया है, माइनिंग माफिया है, फिर पोचर्स हैं, तो इनसे थोड़ा खतरा रहता है। बट इतना ज्यादा ऐसा कोई खतरा नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। वो आपके जॉब का पार्ट है, आपको उनको मैनेज करना है, आपको कोचिंग मैनेज करनी है, आपको कोई भी फॉर इलीगल रिमूवल ऑफ ट्रीज है, फैलिंग है, तो ये उतना ज्यादा खतरा नहीं है। बट ये एक चैलेंजेस है, मैं खतरा नहीं कहूंगा, चैलेंज कहूंगा। सर जैसे कि हमारा जो ये स्टार्टअप है एमपीपीएससी क्लब, ये भी हम भिंड से ही बिलोंग करते हैं और आप भी भिंड से ही बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो भिंड में आपने कैसे दिन बिताए, भिंड की कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? भिंड में देखिए, मेरा घर है, मैं अभी भी भिंड में ही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के कारण क्या? मेरी ट्रेनिंग थोड़ा वो कर दी गई है।
तो मैं घर पे ही हूँ भिंड में, और यहीं पे मेरा घर है, तो काफ़ी समय मैं रहा हूँ। बट ये है कि मेरी स्कूलिंग, मैं यहाँ पे 5th क्लास तक पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं इंदौर चला गया या था, और उसके बाद मैं बाहर ही पढ़ा हूँ। तो भिंड की यादें ये हैं कि मतलब मैं यहाँ पे जो मेरा जो अपब्रिंगिंग हुई है, रूट्स भिंड तो में। रूट्स मेरी भिंड में है। अभी भी मेरी थिंकिंग बोलो, मेरी जो भी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, मेरा यहीं से बिलोंग करता है। मुझे बिल्कुल वो नहीं है, या चाहे मेरी लैंग्वेज हो, चाहे मेरा सोचने का तरीका या हो, या जी। फिर मैं दूसरा व्यवहार करने का तरीका, तो वो अभी तक मुझ में है, और मैं उसको मैं मतलब आई फील प्राउड ऑफ इट। यही सोच के कि भिंड का नाम हमें आगे बढ़ाना है, इसी सोच के साथ हमने ये वेबसाइट स्टार्ट की है, एमपीपीएससी क्लब। मेड इन भिंड हमारा टाइटल भी है। तो इसके अलावा आप मूवीज और वेब सीरीज अगर देख रहे हैं, तो अगर रिकमेंड करना चाहें हमारे व्यूवर्स को, तो कौन सी मूवी और कौन सी वेब सीरीज अभी रिकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने जो वेब सीरीज देखी है, तो मैं काफी देखी मैं, लेकिन अच्छी मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो मुझे असुर और पंचायत बहुत अच्छी लगी, और 26/11 स्टेट ऑफ सीज है, वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। ये 3 वेब सीरीज काफी अच्छी लगी मुझे। और मूवीज मैंने रिसेंटली में द स्काई इज पिंक देखी, जो कि एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है, मुझे काफी पसंद है रियल लाइफ बेस्ड मूवीज, प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की। प्लस मैंने थप्पड़ मूवी देखी, ये भी मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। तो ये 2 मूवीज और ये सीरीज मैं रिकमेंड करूंगा, काफी अच्छी है। इसके अलावा सर आपकी हॉबीज, मैंने देखा है आपका फेसबुक प्रोफाइल, तो आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। तो अभी भी बजाते हैं या फिर अब छोड़ दिया है गिटार बजाना? अभी जब से मैं ट्रेनिंग में गया हूँ, तब से मैंने कम हो गया है काफी, लेकिन इससे पहले तक मैं गिटार प्ले कर रहा था। मैंने ये प्रिपरेशन के टाइम पे स्टार्ट किया, जो लोग बोलते हैं मोटिवेटेड कैसे कर रहे हैं, तो म्यूजिक बहुत अच्छा वो है, स्ट्रेस बस्टर है। तो मैंने सोचा कुछ नया सीखूं, तो मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया था 2016 में। तो लगभग 2-3 साल मैंने प्ले किया। अभी ट्रेनिंग मेरी जब से स्टार्ट हुई, तब से मैंने अभी घर पे आया हूँ तो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं है। बाकी मेरी हॉबीज, मेरा फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में मेरी काफी हॉबीज है, वो मैं हमेशा कंटिन्यू करता हूँ, चाहे मैं यहाँ हूँ या कहीं भी हूँ। एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह बहुत करता हूँ, और मेडिटेशन, ये 2 चीजें मैं काफी करता हूँ। या सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप ये लाइव चैट जब हमारी खत्म हो जाए तो आप एक बुक लिस्ट हमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकें। फिर से बोलेंगे आप, क्या बोला आपने? बुक लिस्ट आप मुझे शेयर कर देना, तो हम अपने जी जी, बिल्कुल वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। जी जी, बिल्कुल। राहुल मैकेनिकल इंजीनियर ये पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है इसका सर। इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन भी थे, तो इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए आप। हाँ, देखिए, इंटरव्यू इसका सेम इंटरव्यू होता है जो पीएससी सिविल सर्विसेज के लिए होता है। सेम प्रोसेस होता है, सेम पैनल्स होते हैं, जो एमपीपीएससी के बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, पीएससी के कमीशन के, वही लोग लेते हैं। जी और वही लगभग 20-25 मिनट इंटरव्यू चलता है उसमें। क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज है, तो फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है आते हैं, फिर आपके खुद के प्रोफाइल से क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट जनरली इंटरव्यू जो है, मैंने जो मतलब नोटिस किया है, वो हमारे स्टेट और हमारे प्रोफाइल और फॉरेस्ट सर्विस पे ही फोकस्ड रहा था मेरा इंटरव्यू, तो और बाकी लोगों का इंटरव्यू भी इन्हीं पे ज्यादा फोकस्ड रहा था। जी। इंटरव्यू के अलावा सर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कमेंट में, जो पूछना चाहें व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से पूछ लीजिए। जी जी, बिल्कुल। अक्षय राठौर पूछ रहे हैं सर आपकी पोस्टिंग कहाँ है? अभी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, जो हल्द्वानी नैनीताल में चल रही है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इज फॉरेस्ट सर्विस ट्रेनिंग। इनफैक्ट इट इज बेटर, कंसिडर्ड बेटर देन आईएएस। जो फॉरेस्ट सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल की 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारे 5 टूर्स होते हैं पूरे ऑल इंडिया। भारत भ्रमण तो जो आईएएस का होता है वो 1 महीने का होता है, ये हमारे 5 महीने का पूरा टूर होता है, और ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत एडवेंचरस ट्रेनिंग है। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सौरभ पांडे ने। ये पूछ रहे हैं कि एक बार जैसे पहली बार एग्जाम दिया और फिर फेल हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम के लिए एनर्जी कैसे बूस्टअप करें, कैसे हम फिर से मोटिवेट हों, कैसे पूरा शुरू से तैयारी स्टार्ट करें? तो ये पांडे जी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आंसर दीजिए आप। बिल्कुल, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फेलियर तो सबको आता है, ठीक है, और इसी में इसका या आंसर है कि पहली बार में कोई सक्सेस, बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में सक्सेस हो जाते हैं। इनफैक्ट जो लोग पहली बार में होते भी हैं, वो कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा फेल होके तैयार होके आते हैं। तो फेलियर आपको आपकी कमियां बताने के लिए होता है, आपको बताने के लिए होता है कि आप कहाँ कम पड़ गए। फेलियर तो
फेलियर एक कोई प्रोसेस नहीं है, फेलियर एक रिजल्ट है। प्रोसेस है आपकी प्रिपरेशन, तो वो रिजल्ट बता देता है कि आपने कहाँ कम रह गए, आपकी क्या कमियां हैं, आपको क्या स्ट्रेंथ है, आपको क्या सुधारना है। तो फेलियर इट्स जस्ट अ पॉइंटर। फिर आपको उसी में आपका आंसर छुपा हुआ, उसी फेलियर सीखना है आपको। और आपको अगर नहीं, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे में ये कमियां हैं, मैं इसको अगली बार दूर करूंगा और बहुत अच्छे से इस बार पास होऊंगा। मतलब यही एक तरीका है फेलियर को ओवरकम करने के लिए। एक और क्वेश्चन है सर, नंबर ऑफ पोस्ट से रिलेटेड, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, क्या एवरेज, ऑन एन एवरेज कितनी वैकेंसी रहती है इस एग्जाम में? देखिए ये वेरी करती हैं। जैसे पिछले 2-3 एग्जाम से तो काफी अच्छी वैकेंसीज आ रही थी। जैसे हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट 100 के अबाउट वैकेंसीज थी, और उससे पहले भी काफी अच्छे नंबर्स में थी। लेकिन इस बार जो 2019 में काफी कम वैकेंसीज आई हैं, शायद 5 से 7 पोस्ट ही आई हैं या 10 के लगभग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं फिगर। तो ये वेरी करता है, बट ये है कि फॉरेस्ट सर्विस, हाँ फॉरेस्ट सर्विस में रिक्रूटमेंट होना है और आगे भी होगा, वैकेंसीज तो आएंगी। राज शर्मा पूछ रहे हैं सर, कौन सी पोस्ट पे, कौन सी पोस्ट होती है सर इसमें? एग्जाम सिर्फ फॉरेस्ट रेंजर के लिए होता है या फिर और भी पोस्ट रहती है? देखिए 2 पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, एक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसको एसीएफ बोलते हैं, और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर। ये 2 पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। जी। सूर्य प्रताप पूछ रहे हैं पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, मतलब इनका पूछना ये है कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं या फिर ग्राउंड पे भी काम करने को मिलता है हमें? नहीं, फॉरेस्ट सर्विस में है आप, फॉरेस्ट में ही रहेंगे आप। और फॉरेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आप जंगल में रहेंगे सिर्फ। आपकी फॉरेस्ट सर्विस आपकी सिटीज में भी रहती है, क्योंकि एवेन्यू प्लांटेशन, चाहे कोई भी बड़ा सिटी है उसमें भी फॉरेस्ट सर्विस रहती है। आप भोपाल में भी रहेंगे, इंदौर में भी रहेंगे, हर जगह कहीं भी पोस्टिंग होगी, लेकिन वर्क आपको मेनली फॉरेस्ट। बाद में आप डेपुटेशन के लिए जा सकते हैं, जब सीनियर लेवल पे आपको भेजा जा सकता है, तो अलग है। सर फिजिकल के बारे में बता दीजिए कि फिजिकल किस तरीके का होता है और कितनी हाइट होनी चाहिए? हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई। अच्छा, हाइट एग्जैक्ट मुझे, मतलब मैं थोड़ा अनश्योर हूँ, बट 165 सेंटीमीटर फॉर मेल होती है। मैं आई एम नॉट श्योर, बट 165 जहाँ तक मुझे याद 165 है। और फिजिकल में इसका मैंने बताया था, जो एक वॉकिंग टेस्ट होता है, इसमें आपको 25 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे में। तो वो एक फिजिकल होता है। उसका मेडिकल होता है, मेडिकल में आपकी हाइट ये होना चाहिए, और बाकी जो भी नॉर्मल सा आपका मेडिकल चेकअप होता है, ब्लड प्रेशर और ये सब बाकी चीज़ों का, यही मेजर है। ठीक है सर, तो बाकी सारे क्वेश्चंस पुट अप हो चुके हैं और हम इसको एंड करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया इतना। वेलकम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, इन फ्यूचर हम आपसे कनेक्शन में रहेंगे और आपकी अगर ज़रूरत पड़ती है हमारे प्लेटफॉर्म को तो आई होप आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बिल्कुल, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू एमपीपीएससी क्लब। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, जो अभी आया है उसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे हिसाब से आपका भविष्य अच्छा होगा। जी थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ थे अभी राहुल शर्मा जी, जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के टॉपर रहे हैं। आपने अभी हमारी चर्चा देखी और ये स्टोरी में आपको अवेलेबल रहेगी 24 आवर्स तक, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो बुक लिस्ट है वो बहुत जल्दी एमपीपीएससी क्लब पर हम अपलोड कर देंगे। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। हम खत्म करते हैं इसको।